बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 8। कॉरिडोर की लाइट आधी बुझी हुई थी, पर्दे हिल रहे थे और हवा में शराब की गंध और कुछ बुझे हुए एहसास तैर रहे थे। आदित्य की आंखों में नशे की धुन, दिल में बेतहाशा जलन थी जिसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल था। ड्रिंक का असर उसके होश पर चढ़ चुका था। नयनतारा उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे संभालते हुए उसके कमरे की ओर ले जा रही थी, लेकिन आदित्य की निगाहें जैसे सिर्फ कशिश की तलाश कर रही थी। आदित्य ने लड़खड़ाते हुए नयनतारा का हाथ झटक दिया था। लीव मी अलोन नयनतारा। उसकी आवाज़ भारी थी और बेतहाशा गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन नयनतारा उसके और करीब आ गई थी और उसे फिर से संभालने लगी थी। प्लीज़ आदित्य, जिद मत करो, तुम्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। उसकी आवाज़ मीठी थी पर इरादा जहर से भी ज़्यादा जहरीला था। आदित्य ने झटके से उसका हाथ झटका और उसे खुद से दूर कर दिया था। कहा ना, डोंट टच मी। आदित्य इस वक्त इतने गुस्से में था कि नयनतारा डरकर थोड़ा पीछे हट गई थी और आदित्य अपने कमरे की ओर जाने लगा था। उसकी आंखों में धुंध थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी नज़रें अब भी कशिश को ढूंढ रही थीं। उसका रौनक के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा आदित्य के दिल में घाव कर रहा था। इनफ ऑफ दिस। उसने खुद के ख्यालों को झटकते हुए खुद से बुदबुदाया। वो जिसे चाहे उसके साथ मुस्कुराए, किसी के साथ भी हंसे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी मिठियाँ खुद ब खुद बिछ गई थीं। उसके सामने कशिश के वो झिलमिलाती मुस्कान घूम रही थी और उसके बगल में रौनक का चेहरा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जैसे उसे काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उसका रवैया, उसका झूठा मासूम चेहरा। वो ज़ोर से खुद को समझाते हुए बोला, आई डोंट लाइक हर। उसके शब्द दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें कांप गई थीं। उसने अपनी टाई को ढीला किया। उसे घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। वो अपने बालों में गुस्से से हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। वो अपने कमरे में पहुंचकर दीवार से टिक गया था और आंखें बंद कर ली थीं और खुद से ही बातें करने लगा था। हर बार जब वो किसी और से बात करती है तो मुझे क्यों तकलीफ़ होती है। जब वो पास होती है तो दिल क्यों धड़क उठता है। वो मामूली सी लड़की अब मेरा चैन छीनने लगी है। वो दीवार से टिके टिके कुछ सेकंड यूं ही खामोश खड़ा रहा था, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। कमरे की खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन अंदर की आग थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कशिश। उसने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया था, जैसे कोई अपने जख्म पर खुद मरहम लगा रहा हो। पर नाम लेते ही उसके अंदर कुछ टूट गया था। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। नयनतारा फिर से लौट आई थी, हाथ में पानी का गिलास और ज़रूरत से ज़्यादा बनावटी चिंता थी उसके चेहरे पर। वो आदित्य के करीब आई और उसके होठों से पानी का गिलास लगाते हुए बोली, आदित्य प्लीज़, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बस थोड़ा सा नींबू पानी पी लो। लेकिन आदित्य ने उसके हाथ को झटक दिया था। मैंने कहा ना, जस्ट लीव। उसकी आवाज़ गूंज उठी थी, इतनी भारी कि नयनतारा के कदम वहीं थम गए थे। वो पीछे हटी, लेकिन आंखों में ठंडी चालाकी की चमक थी। आदित्य बेड की तरफ जाते हुए बुरी तरह लड़खड़ा गया था। नशे में वह पूरी तरह बदहवास हो चुका था। नयनतारा ने तुरंत उसे थामा और धीमे से उसके बहुत पास झुकते हुए बोली, तुम ऐसी लड़की डिजर्व करते हो जो तुम्हारी परवाह करे, जैसे मैं करती हूँ। उसकी आवाज़ में नरमी थी मगर आंखों में गहरी चालाकी थी। आदित्य ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर जैसे उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा है और किसके साथ है, वो अचानक पीछे हटा। स्टॉप इट नयनतारा, उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। यू कैन गो नाउ। सिंपैथी? नयनतारा की मुस्कान और गहरी हो गई थी। कशिश के लिए तुम्हारा ये प्यार या फिर ऑब्सेशन तुम्हें बर्बाद कर देगा आदित्य। उसे अगर तुम्हारी ज़रा भी परवाह होती तो वो तुम्हारे साथ होती, ना कि रौनक, मोहन और अभिनव के साथ पार्टी में बिजी होती। नयनतारा जानबूझकर आदित्य और कशिश के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने उसे घूरा, आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान था। इट्स माई पर्सनल मैटर। आदित्य की आंखों में गुस्सा भर उठा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त आवाज़ में कहा, कशिश के बारे में एक भी लफ्ज़ और कहा ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा नयनतारा। उसके लहजे की ठंडक से पल भर को नयनतारा भी सहम गई थी। उसने ताने भरी मुस्कान दबाने की कोशिश की मगर आदित्य की गुस्से भरी आंखों के तेवर देखकर चुप रह गई थी। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, उसका नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना दोबारा। नयनतारा कुछ पल उसे देखती रही, फिर होठ भींचकर पीछे हट गई थी। फाइन, उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं पाओगे आदित्य। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में कशिश हंसते हुए बीच में ही अचानक छिटक गई थी। गौरी उससे कुछ कह रही थी पर उसके कानों तक अब कुछ नहीं पहुंच रहा था। उसकी निगाह अनायास ही बार काउंटर की ओर चली गई थी जहां कुछ देर पहले आदित्य खड़ा हुआ था। अब वहां कोई नहीं था। गिलासों की खनक, म्यूजिक की बीट्स और लोगों की हंसी, सब कुछ एक पल को जैसे थम सा गया था। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। कहाँ गई वो? उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था।
गले में जैसे कुछ अटक गया था। दिल में अजीब सी घबराहट उठ रही थी। कहीं वो नयनतारा के साथ तो नहीं गए? इस ख्याल ने ही कशिश के दिल को चकनाचूर कर दिया था। कशिश ने निगाहें झुकाईं, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। उसने खुद को संभालने के लिए गौरी का हाथ पकड़ लिया था। गौरी, उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। गौरी ने फ़ौरन उसका माथा छुआ। क्या हुआ है तुझे? चेहरा इतना क्यों उतर गया? अभी तो इतना शाइन कर रही थी। कशिश अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकते हुए बोली, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गौरी ने एक नज़र आसपास डाली। अरे तू ठीक तो है ना? तभी प्रिया पास आई, हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए। उसने गौरी की बात सुन ली थी। वह हंसते हुए गौरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं गौरी, कशिश की तबीयत खराब नहीं हुई है, इसे विटामिन आदित्य की कमी हो गई है। प्रिया की बात सुनकर गौरी भी हंस पड़ी थी। सही कहा तूने यार, जब तक आदित्य जीजू सामने थे ये चांद से भी ज़्यादा चमक रही थी, और अब बार काउंटर खाली होते ही इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। कशिश ने उन्हें घूरा, पर उसकी आंखें भर आई थीं। तुम लोग प्लीज़ मजाक मत करो, वो मुश्किल से बोली और जल्दी से वहाँ से निकलकर कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उनमें जान ही न बची हो। कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी थी जो फर्श पर पड़कर उसकी परछाई को लंबा बना रही थी। हील्स की आवाज़ उस सन्नाटे में और भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसके हर कदम में बेचैनी बसी हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं और सांसें बेकाबू थीं। वो कहाँ गए? उसने खुद से बुदबुदाया, पर दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। आदित्य का नयनतारा के साथ मुस्कुराकर ड्रिंक करना। सीढ़ियों के पास पहुँचते ही उसके कदम ठिठक गए थे। क्या वो वाकई नयनतारा के साथ हैं? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आंखें सच देखने को बेताब थीं। उसके जाते ही गौरी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। पिछले 13 सालों में पहली बार था जब कशिश इतनी बेचैन थी। नीचे पार्टी हॉल की रोशनी धीमी होने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ आदित्य पूरी तरह अपने होश खो चुका था। उसने नयनतारा का चेहरा अपने हाथों में थामा हुआ था। कशिश, उसने बुदबुदाया, इतनी इतनी हंसी क्यों आ रही थी तुम्हें? नयनतारा के होठों पर चालाक मुस्कान थी। आदित्य की नज़रें धुंधली थीं, पर उसके कानों में बस वही नाम गूंज रहा था, कशिश। वो आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया था कसकर। अब भी हंस रही हो? उसने नयनतारा के बालों को पकड़कर फुसफुसाया। इतना आसान है मुझे अवॉइड करना? हाँ। उसकी आवाज़ भारी थी, सांसें तेज थीं। नयनतारा ठिठकी, पर उसने कशिश की आवाज़ की नकल करते हुए कहा, मैंने कब तुम्हें? आदित्य ने झटके से उसे दूर करके उसके होठों पर उंगली रख दी थी। चुप रहो कशिश। उसकी पकड़ और सख्त हो गई थी। तुम नहीं समझती, जब कोई और तुम्हारे साथ हंसता है तो मुझसे देखा नहीं जाता। उसकी आंखें पिघली हुई सी लग रही थी, दर्द और चाहत में डूबी हुई। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने धीरे से कहा, और तुम्हें इस तरह किसी के साथ देखना जान लेता है मेरी। वो रुक गया था। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी उंगलियां भी उसके बालों में फंसी हुई थीं, पर उसकी आवाज़ टूट गई थी। मैंने कोशिश की थी तुमसे नफरत करने की, लेकिन नहीं कर सका कशिश। नयनतारा ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। तो फिर आप मुझ पर हमेशा गुस्सा क्यों करते हो? आदित्य ने उसके गर्दन पर ग्रिप बनाकर उसे अपनी ओर करीब कर लिया था। क्यों करती हो ऐसा जिससे मुझे गुस्सा आता है कशिश? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मुझसे दूर जाती हो, मेरी तरफ देखती भी नहीं, और फिर उम्मीद करती हो कि मैं शांत रहूं और तुम पर गुस्सा भी न करूं। उसकी उंगलियां नयनतारा के गालों पर थी, पर दिमाग में बस कशिश का चेहरा था। वो झुकते हुए बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आदित्य और नयनतारा को एक साथ देखकर कशिश कमरे के दरवाजे पर ठिठक गई थी। सामने का नज़ारा उसके सीने में जिससे कांटों सा उतर गया था। आदित्य की उंगलियां नयनतारा के बालों में उलझी थी और उसकी आंखों में वो नरमी थी जो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आदित्य की आंखों में उसने अपने लिए देखी थी। उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। कमरे में सब कुछ थम गया था, सिर्फ दिलों की आवाज़ बाकी थी, और कशिश की दुनिया तो जैसे वहीं रुक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, बिन कुछ कहे। बस एक धीमी सी सिसकी के साथ उसके होठों से आदित्य का नाम निकल गया था। आदित्य। उसकी आवाज़ टूटकर हवा में घुल गई थी। आदित्य के कानों में वो आवाज़ जैसे पत्थर की दीवार तोड़ती चली गई थी। उसने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया, कशिश को दरवाजे पर देखा। उसकी सांसें अटक गई थीं, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितना पास था किसी और के, और जो लड़की उसके करीब थी वो कशिश नहीं नयनतारा थी। कशिश। आदित्य ने अपने सिर को झटकते हुए उसका नाम लिया था, लेकिन कशिश पीछे हट गई थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हिचकियाँ गले में अटकने लगी थी। वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए कुछ कदम पीछे हटी और मुड़कर वहाँ से भाग गई थी, जैसे हर चीज़ से दूर जाना चाहती हो, उस धोखे से, उस कमरे से और उस याद से। आदित्य ने हड़बड़ाकर नयनतारा को खुद से दूर धकेल दिया था। उसकी पकड़ इतनी अचानक थी कि नयनतारा का संतुलन बिगड़ गया था और वो पीछे हटते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी थी। उसने सेम कशिश के जैसा आउटफिट पहना हुआ था। नयनतारा की आंखों में अपने प्लान के फेल होने पर बेतहाशा गुस्सा था।
वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर रह गई थी, जबकि आदित्य बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकलकर कशिश के पीछे चला गया था। उसकी सांसें बेकाबू थीं। वह बस कशिश की परछाई को ढूंढ रहा था। कशिश भागते हुए सीढ़ियों की ओर पहुंच गई थी, जहां चारों ओर आसमान में पटाखों की रोशनी बिखरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में अब भी रोशनी और शोर था। लोग हंस रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, मगर नयनतारा के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपनी नाकामी की गूंज थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में आग थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई सीधे हॉल में पहुंची। अभिनव मेहमानों से बात कर रहा था। तभी नयनतारा ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे हॉल से खींचते हुए कॉरिडोर में ले गई थी। नयन तुम? अभिनव बोल भी नहीं पाया था कि नयनतारा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई थी। वो उसके कॉलर को पकड़कर गरजी, एक मामूली सी सड़क छाप लड़की नहीं संवारी गई तुमसे। इतनी आसान थी ये प्लानिंग और तुम उसमें भी फेल हो गए। अभिनव ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने जो कहा था वही किया है मैंने, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई। जूस पीने के 10 मिनट बाद भी वो नॉर्मली अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। और अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना, वरना तुम मुझसे बड़ी हो, भूल जाऊंगा मैं। गेट इट? यह कहकर उसने नयनतारा को हल्का सा धक्का दिया और पलटकर वहां से चला गया था। नयनतारा कुछ पल वहीं खामोश खड़ी रह गई थी। उसका चेहरा गुस्से और हताशा से तड़प उठा था। उसने अपने बालों में हाथ डाले और जोर से झटकते हुए जैसे अपनी नाकामी को नोच देना चाहती हो। अग्निवंशी मैंशन के लॉन में बाहर अभी पटाखों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन नयनतारा के भीतर टूटी हुई साजिश की गूंज खामोशी में डूब चुकी थी। वो लगातार गुस्से में चिल्लाई जा रही थी, आदित्य तुम उस सड़क छाप लड़की से इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो? उस लड़की का स्टैंडर्ड इस घर के नौकरों से भी मैच नहीं करता। उसके कानों में कशिश की कही गई वो झूठी बातें गूंजने लगी थी। आदित्य जब मुझे देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। आपको भी तारा दीदी, वो सुबह उठकर मुझे मॉर्निंग किस देते हैं। नयनतारा ने तड़पकर दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। वह चीखते हुए पीछे हट गई थी। उसकी आंखों में पागलपन था, चेहरे पर गुस्सा। वो पागलों की तरह हंसने लगी थी। वहीं छत पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे। रोशनी फिजा में फैली हुई थी, लेकिन छत के एक कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। वहीं उस मेंशन की ऊंची दीवार पर कशिश बैठी हुई थी। उसने घुटनों में सिर झुकाया हुआ था। उसके कंधे थरथरा रहे थे, सिसकियां बामुश्किल दब रही थीं, लेकिन हवा में हर सांस उसकी टुटन सुना रही थी। आदित्य सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया था। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, दिल में उथल पुथल थी। उसने चारों ओर देखा और फिर नज़र उस पर ठहर गई थी। कशिश दीवार पर बैठी हुई थी, इतनी नाजुक, इतनी टूटी हुई कि वो बस कुछ पल तक उससे कुछ कह नहीं पाया था। कशिश, उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। कशिश ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखों के कोनों से आंसू उसके गालों तक बह आए थे। उसकी नज़र में दर्द था और सवाल भी। क्यों आए हैं आप यहाँ? कशिश की आवाज़ काँप रही थी, पर उसके शब्दों में ठंडापन था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। उसने नज़रें झुका ली थीं, पर उसके गालों पर बहते आंसू अब भी चमक रहे थे। तभी हवा का तेज झोंका आया। दीवार के किनारे उसका दुपट्टा लहरा गया था। वह उसे संभालने के लिए हल्का सा झुकी, पर डगमगाने की वजह से दीवार से उसका पैर फिसल गया था और पल भर को उसका शरीर डगमगाया और वो गिरने ही वाली थी कि कशिश, आदित्य का दिल जैसे थम गया था। उसने बिना सोचे आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। कशिश का शरीर सीधा उसके सीने से टकराया। आदित्य ने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे अगर छोड़ा तो वो सचमुच गिर जाएगी। कशिश की सांसें तेज थीं। उसका चेहरा आदित्य के सीने से लगा हुआ था और उसके आंसू उसके शर्ट में समा रहे थे। आदित्य की उंगलियां उसकी पीठ पर सख्ती से जमी हुई थीं और उसकी आवाज़ फटी हुई थी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो। वो बोलते बोलते रुक गया था। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। आदित्य ने गुस्से से उसका चेहरा थाम लिया था। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भीगी हुई थीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर तुम गिर जाती तो मैं क्या करता कशिश? उसकी आवाज़ में झंझलाहट नहीं, घबराहट लिपटी हुई थी। कशिश ने सिसकते हुए नज़रें ऊपर उठाईं। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर लहजे में दर्द चुप रहा था। हो जाता तो आपसे ज़्यादा खुश कौन होता? वो कड़वाहट से हंस दी थी। आप तो तब आराम से उस मेकअप की दुकान नयनतारा से शादी कर लेते ना। आदित्य का चेहरा तमतमा गया था। उसने झटके से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। कशिश, उसकी आवाज़ भारी और कांपती हुई थी, अपनी जुबान संभालो। वो अब उसके और करीब झुका। उसकी सांसें कशिश की सांसों से टकरा रही थीं। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी और को तुम्हारी जगह दे दूंगा? उसकी उंगलियां अभी उसकी बाहों पर जमी हुई थीं। तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बस चुका है और तुम कह रही हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ? वो हंसा, लेकिन उस हंसी में पागलपन था, डर था। तुम्हें लगता है नयनतारा मेरे लिए कुछ मायने भी रखती है? आदित्य का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी सांसें भारी थीं, जबड़े भिजे हुए थे। कशिश ने धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही।
उसने खुद से कहा था आदित्य कि वो आपका फर्स्ट लव है। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। आदित्य झटके से कशिश की ओर करीब झुका, उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए गुर्राया, हैव यू लॉस्ट योर माइंड कशिश? नयनतारा ऐसा बोल ही नहीं सकती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं डर था। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उस लड़की को तुम्हारी जगह देखूंगा? उसने उसकी बाहों पर अपनी पकड़ हल्की सी ढीली कर दी थी। कशिश हल्का सा पीछे झुकी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। आदित्य की आवाज़ अब काँप रही थी। वो नयनतारा मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है, जैसे रागनी और आहाना है। कशिश के होठ खुले के खुले रह गए थे। आदित्य की आंखों में अब गुस्से की जगह टुटन थी। और तुमने ये क्या सोच लिया कि मैं उसे? उसने वाक्य भी पूरा नहीं किया था, बस सिर को झटक दिया था। उसने उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, तुम्हें अंदाज़ा भी है ये सब सुनकर मुझ पर क्या गुजरी है? कशिश की आंखों में झिलमिलाहट थी, उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। तो फिर वो आपके कमरे में क्यों थी आदित्य? आदित्य ने गहरी सांस ली, चेहरा ऊपर उठाया और धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, क्योंकि मैं होश में नहीं था और उसने मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा होगा। उसने सिर्फ मुझे संभाला था और तुमने वही देखा जो तुम्हारा दिल देखने को तैयार था। कशिश ने झटके से अपनी बाँह छुड़ाई। उसकी आंखें अभी भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें एक तीखी चमक थी। छोड़िए मुझे। उसकी आवाज़ फट रही थी, पर शब्दों में कपकपाहट थी। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? आदित्य ने एक पल को पलकें झपकाईं, जैसे वो उसके शब्दों के वार को समझने की कोशिश कर रहा हो। कशिश ने एक हल्की कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, चलिए मान लिया कि आप तारा दीदी को अपनी बहन नहीं मानते, पर वो आपको भाई नहीं मानती और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। आदित्य का चेहरा सख्त पड़ गया था, लेकिन कशिश रुकने वाली नहीं थी। अगर अगर आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। उसने गहरी सांस ली, फिर एक कदम पीछे हट गई थी। तो फिर मुझसे प्यार क्यों नहीं कर? कशिश के शब्द बीच में ही रह गए थे। आदित्य ने अचानक उन्हें अपनी होठों की गिरफ्त से रोक दिया था। उस पल में जैसे समय ठहर गया था। कशिश को लगा जैसे उसकी सांसें वहीं अटक गई हों। आदित्य की पकड़ में एक बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो बहुत देर से दबा हुआ था और अब फटकर बाहर आ रहा था। उसके होठों की छुअन में बेतहाशा तड़प थी। कशिश की सांसें तेज़ हो गई थीं, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ कि हर लम्हा चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वो हल्के से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया था। कशिश की आंखें बंद हो गई थीं, दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई थीं। आदित्य ने धीरे धीरे हाथ उसके कंधों, कमर और पीठ में फंसा दिए थे। दोनों की सांसें भारी और अनियंत्रित हो रही थीं। उनके बीच हवा के लिए भी जगह नहीं बची थी। कुछ देर बाद कशिश की सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन आदित्य अब भी उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसने कशिश के होठों को अपनी गिरफ्त से रिहा करते हुए धीरे धीरे कशिश के माथे से अपना माथा टिका दिया था। दोनों की सांसें बेकाबू थीं। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज के बाद मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, तो जैसे मेरी जान ही निकलने लगती है। कशिश की सांसें तेज़ हो गई थी, उसका दिल धड़क रहा था और हर धड़कन में आदित्य की सांसों की गूंज उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कशिश की आंखें अनायास ही बंद हो गई थीं और उसके शरीर में एक सिरन दौड़ गई थी। उस क्षण में जो गर्माहट और पैशन था, वह किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता था। आदित्य ने कशिश की कमर को कसकर थाम लिया था। उसकी सांसें भी तेज़ थीं, लेकिन उसके होठों पर एक नाजुक मुस्कान उभर आई थी। उसने हल्के से कशिश को चूमते हुए उसे अपनी मोहब्बत की निशानियां देने लगा था। कशिश ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर टिका दिए थे। आदित्य ने उसकी क्लेवेज पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, आज के बाद गौरी ने अगर तुम्हें यहाँ टच किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य की आवाज़ गहरी थी और अगले ही पल कशिश के मुंह से सिसकी सी निकल गई थी। कशिश ने पहले तो पलकों को झपकाया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे, जैसे पूछना चाहती हूँ, गौरी की गलती करने पर मुझे क्यों सज़ा मिलेगी? आदित्य उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वह हल्की सी हिचकिचाहट के साथ आदित्य की बाहों में सिहर गई थी। अभिनव के दिए गए जूस का असर कशिश पे भी धीरे धीरे होने लगा था। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। कशिश ने अपने हाथ आदित्य की गर्दन पर टिका दिए थे और वह धीरे धीरे उसकी आंखों में देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई थी। आपको पता है, उसने हल्की सी हंसी के साथ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए फुसफुसाया, आप मुझे दो दो नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब से ना मैं क्यूट और रोमांटिक आदित्य को अपने पास रखूंगी, जो अभी मुझसे प्यार कर रहे हैं। आदित्य के हवासों पर भी खुमारी छाई हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह कशिश की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। कशिश ने पिछले 3 महीनों में उसके होठों पर पहली बार मुस्कान देखी थी। ओह, तो अब मैं तुम्हारा हो गया, उसने मजाकिया लेकिन रोमांटिक अंदाज में कहा।
कशिश ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया और फिर से मुस्कुराई। नहीं मतलब हाँ। वह खुद ही अपनी बातों को कहते हुए कंफ्यूज हो रही थी। आदित्य ने इंटेंस नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन? कशिश ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वो मेरे कहने का मतलब है गुस्सैल, अक्ल से पैदल, नारियल, सफ़ेद चचंदर आदित्य को मेकअप की दुकान नयनतारा को दे दूंगी। उन्हें मुझे अपने पास नहीं रखना। उसके लहजे में शरारत घुली हुई थी। उसने हल्के से आदित्य की नाक पर अपनी नाक से रब कर दिया था। आदित्य उसकी इन हरकतों पर आज खुलकर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में धीरे धीरे फैल रही थीं। कशिश और आदित्य एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सोए हुए थे। इसी समय शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस अग्निवंशी एंटरप्राइजेज में हड़कंप मचा हुआ था। मिस्टर रविशंकर अग्निवंशी अपने स्टडी रूम में टहल रहे थे। चेहरे पर गुस्से की लकीरें और हाथ में चश्मा कसकर पकड़ रखा था। उनके सामने लगे एलईडी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ चल रही थी। ये क्या हो रहा है? उन्होंने तेज आवाज़ में कहा। उदय अग्निवंशी अपने हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे। आदित्य इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स लगातार अग्निवंशी एंटरप्राइजेज की इमेज पर सवाल खड़े कर रही थीं। रविशंकर अपने कमरे में टहलते हुए बार बार हाथ मसल रहे थे। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स गुस्से से बौखलाए हुए थे। वहीं वरदान ऑफिस में पीआर डिपार्टमेंट की हेड पूजा को सभी साइट से न्यूज़ हटाने के ऑर्डर्स दे रहा था। वो सुबह से आदित्य का फ़ोन ट्राई कर रहा था। एलईडी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस फ्लैश हो रही थीं। अग्निवंशीज हायर्स कॉट इन वायरल क्लिप। हु इज़ द वुमेन सीन विद आदित्य अग्निवंशी? बिजनेस टाइकून सन सीन ए क्वेश्चनेबल मोमेंट, कॉर्पोरेट स्कैंडल और पर्सनल ट्रैप। आदित्य अग्निवंशी सीन विद अ नॉन वुमेन। रविशंकर की आवाज़ गरजकर कमरे में गूंज गई थी। ये क्या बकवास चल रही है? आदित्य इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी ओर कमरे में सुबह की धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। पर्दों की झिलमिलाहट के बीच से आती सुनहरी किरणें टेबल पर बिखरे ग्लास और उल्टे पड़े पानी के जग पर पड़ी रही थीं, जिसके अंदर अब भी आदित्य का मोबाइल डूबा हुआ था। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। चारों ओर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं, जैसे किसी तूफान ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया हो। कमरे में सिर्फ दो लोगों की धीमी सांसों की गूंज थी। कशिश की पलकों ने धीरे धीरे करवट ली। वो आदित्य के सीने पर सिर टिकाए सो रही थी। उसकी गर्म सांसें आदित्य की गर्दन से टकरा रही थीं। कुछ सेकंड तक तो वो बस यूं ही उसे देखती रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बाहों में सिमटी हुई है। ओह गॉड! उसने हड़बड़ाहट में कहा और जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदित्य के साथ बेड पर थी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के किनारे से उठी, उसका पैर फंस गया था और अगले ही पल वो सीधा फिर से आदित्य के सीने पर गिर पड़ी थी। टकराव इतना करीब था कि उसके होंठ आदित्य की गर्दन को छू गए थे। आदित्य की पलकों में भी हरकत होने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। नींद और उलझन के बीच उसने सामने कशिश का चेहरा देखा, जो एकदम सन्न थी। कशिश ने जैसे ही आदित्य की नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया, वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कशिश हड़बड़ाई और तुरंत फिर से उठने लगी थी, लेकिन इस बार भी उसका संतुलन बिगड़ा और वो दोबारा उसी जगह गिर पड़ी थी। सॉरी, वो बुदबुदाई और तीसरी बार उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन तभी उसकी नज़र बिस्तर के बीच गई, जहाँ लकड़ी का फ्रेम बीच से टूटा हुआ था। हे भगवान! उसने अविश्वास से कहा, बेड सच में टूट गया? पर मैंने तो सपना देखा था। आदित्य भी इस बार बैठ गया था, थोड़ा झुंझलाया हुआ था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना माथा मसलते हुए गहरी सांस ली और फिर आधी बंद आंखों से अपनी और कमरे की हालत देखी। व्हाट द हेल! उसने दांत भींचते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? कशिश ने धीरे से सिर झुकाया। शायद। आदित्य ने भौहें सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखा। शायद क्या? कशिश ने धीरे से कहा, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं। फिर उसने बिस्तर की ओर देखा और खुद से बुदबुदाई, पर यह बेड इतना कमज़ोर तो नहीं था। आदित्य ने माथे पर हाथ फेरा। गुस्सा अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। ये सब आखिर हुआ क्या है? उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसकी कलाई में बंधी घड़ी कहीं अटक गई थी। एक पल में कशिश ने हल्की सी चीख के साथ उसकी ओर देखा। उसका ब्लाउज पीछे से उसकी घड़ी के डायल में कसकर फंस गया था। दोनों कुछ सेकंड के लिए जड़ खड़े रह गए थे। कमरे में बस उनकी तेज सांसों की आवाज़ थी। आदित्य की नज़रें कशिश से मिली और दोनों के चेहरों पर एक साथ झिझक फैल गई थी।
ये क्या कर रहे हैं आप? कशिश बुदबुदाई। डोंट मूव, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर झटके से अपना हाथ खींचा। घड़ी की पट्टी ढीली पड़ी और वह पीछे से हट गया था। टेबल के पास ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उसने जल्दी से उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया था। ये लो और कवर करो अपने आप को। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट और हल्की शर्म दोनों थी। कशिश ने बिना कुछ बोले दुपट्टा अपने चारों ओर लपेट लिया था। उसके गाल अब भी हल्के से गुलाबी थे और आदित्य पल भर को उसकी तरफ देखकर फिर नजरें फेर चुका था। कमरे में अब भी आधे टूटे पर्दे, बिखरे फूल और टूटा हुआ बेड, सब कुछ पिछली रात की कहानी कह रहे थे। आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो शायद ये बेहतर ही है। कशिश ने अपना सिर झुका लिया था। उसके हाथ दुपट्टे के किनारों को कसकर थामे हुए थे। मतलब? उसने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। मुझे क्या याद नहीं रखना चाहिए? कशिश ने अपना सिर झुका लिया था और अपने छोटे से सर पर जोर देकर कल रात की बातों को याद करने की कोशिश करने लगी थी। बताइए ना, कशिश ने उसकी ओर देखते हुए बहुत हल्की आवाज़ में पूछा। फॉरगेट इट, आदित्य ने सख्त आवाज़ में कहा। सच तो ये था कि आदित्य को भी किसके बात का कुछ याद नहीं था। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से वार्डरोब की तरफ चला गया था। उसके कदमों की आहट कमरे में गूंज रही थी। उसने अलमारी खोलकर एक सफ़ेद शर्ट निकाली और उसे पहनने लगा था। कशिश की नज़रें अनजाने में ही उसकी तरफ चली गई थीं। उसकी पीठ का हल्का सा झुकना, उसके फ्लेक्स होती हुई मस्कुलर बॉडी, कशिश की सांसें हल्की सी अटक गई थीं। उसकी नज़रों के सामने उसका सीना और परफेक्टली टोन्ड एब्स चमक रहे थे। शायद कमरे की हल्की पीली रोशनी में वो और भी शार्प लग रहे थे। उसने झट से नज़रें फेर ली थी, पर गले के नीचे कुछ कसक सी महसूस हुई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, ये सफ़ेद छछूंदर आज हमें इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं? वह खुद की बात सुनकर एक पल के लिए चौंकी। क्या बकवास बोल दी मैंने? उसने खुद को कोसा और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। इसी बीच आदित्य ने शर्ट पहन ली थी। आदित्य, तभी दादाजी की सख्त आवाज़ कमरे के बाहर से गूंजी। कुछ ही सेकंड में पूरा अग्निवंशी खानदान, उदय जी, ध्रुव, आहाना और रागनी, पीछे पीछे 2 सर्वेंट्स सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आदित्य के कमरे के दरवाजे तक पहुँच गए थे। क्योंकि वीडियो देखकर तो सबको यही लग रहा था कि आदित्य के कमरे में कशिश नहीं, नयनतारा उसके साथ होगी। वह दोनों अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उसके कानों में फिर से दादाजी की कड़कती आवाज़ गूंजी। आदित्य, दरवाज़ा खोलो। वो एक पल को ठिठका, पर उसकी नज़र कशिश पर पड़ी। उसकी ड्रेस की डोरियां अभी आधी खुली हुई थीं और वो घबराई सी उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी। आदित्य की सांसें एक पल को अटक गई थीं। नीचे से पूरे परिवार के कदमों की आहट अब और भी तेज़ होती जा रही थी। शिट, उसने बहुत धीमे से कहा, पर अगले ही सेकंड वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। कशिश कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और झटके से उसे पीछे की दीवार की तरफ खींच लिया था। उसका जिस्म सीधा दीवार से टकराया और अगले ही पल आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उसे घेरते हुए दीवार पर उसे पिन कर लिया था। आदित्य, आप क्या? कशिश की आवाज़ लड़खड़ाई हुई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आदित्य क्या करना चाहता है। हिलो मत, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सांसें कशिश के चेहरे से टकरा रही थी। वो उसके इतना करीब था कि उनके बीच हवा के लिए भी जगह नहीं थी। आदित्य अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभालते हुए उसकी डोरियां बांधने लगा था। बाहर से दादाजी की सख्त आवाज़ दोबारा आई। आदित्य, हम जानते हैं तुम अंदर हो। उनके कदम बिल्कुल दरवाजे के पास आ चुके थे। एक पल को ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते हैं। कशिश का दिल घबराहट में और ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने आदित्य के सीने पर हाथ रखकर खुद को थोड़ा दूर करने की कोशिश की, पर जैसे ही हिली उसकी सांसें आदित्य के गले से टकरा गई थीं। आदित्य की नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर अटक गई थी। उनकी सांसें आपस में उलझ गई थीं। तुम्हें ऐसे कोई नहीं देखेगा, उसने बहुत धीरे और खुरदरी आवाज़ में कहा, और फिर अपनी एक उंगली से डोरियों को जल्दी जल्दी सुलझाने लगा था। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में वो अजीब सी गहराई थी जो कशिश के दिल को हिला रही थी। दरवाज़ा खोलो आदित्य। इस बार उदय जी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ रविशंकर जी से भी ज़्यादा सख्त थी। सीढ़ियों पर बाकी सबकी फुसफुसाहटें भी अब साफ सुनाई देने लगी थीं। क्लिक की आवाज़ सुनकर आदित्य के हाथ से जैसे ही डोरियां फिसली, आदित्य ने झट से उसकी शॉल उसके कंधों पर खींच दी थी और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया था
और ठीक उसी वक्त दरवाज़ा धड़ाम से खुला। पूरा अग्निवंशी खानदान अंदर दाखिल हो गया था। दादाजी, उदय जी, ध्रुव, आहाना, रागनी और 2 सर्वेंट्स और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। सबकी नज़र एक साथ कमरे के उस कोने पर पड़ी जहां आदित्य दीवार के पास कशिश के बेहद करीब खड़ा था। हवा में अचानक एक अजीब सी खामोशी तैर गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।